है। अब हमने सबसे पहले हमारे 5 फंक्शंस हैं, हमें पता है। सबसे पहला आता है जिसमें प्लानिंग की सब कुछ एडवांस में प्लानिंग करके रखना। देन आता है ऑर्गेनाइजिंग जिसमें हमने अपने डिपार्टमेंट्स बना लिए। अब ये जब ये डिपार्टमेंट्स बन गए हैं तो अब ये सवाल आता है कि इन डिपार्टमेंट्स में काम करेगा कौन और कौन लोग कौन सा काम करेंगे। सो ये हमारी नीड को फिल करता है स्टाफिंग। सो स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग एक मैनेजरियल फंक्शन है ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड। ये नहीं है कि सिर्फ लोगों को रख लेना, लोगों को रखे रखना। कीपिंग फिल्ड द positions in the organizational structure. Staffing involves not involves finding the right person for the right job, having the right qualification, doing the right job at the right time. ये सबसे इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सो इसका मतलब क्या है? हमें एक सही इंसान, राइट पर्सन को फाइंड करना है, सही इंसान को सही काम के लिए, जिस काम के लिए वो फिट हो, जिसके पास उसकी क्वालिफिकेशन भी हो और वो अपना सही काम कर रहा हो सही समय पर। So, staffing involves finding the right person for the right job, having the right qualification, doing the right job at the right time. In a new enterprise, staffing function follows the planning and organizing functions. मतलब कि staffing function किसके बाद आता है? Planning and organizing function के बाद. Whereas in an existing enterprise, जो existing enterprise पहले से होती है, staffing उसमें एक continuous process रहता है। नई organization में तो पहले प्लानिंग होगी, देन ऑर्गेनाइजिंग होगी, देन ही स्टाफिंग आएगा। बट एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग पहले से हुई होती है। सो स्टाफिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब हम आते हैं नीड्स और एडवांटेजेस ऑफ स्टाफिंग की हमें इनकी जरूरत क्यों है, हमें स्टाफिंग करने की जरूरत क्यों है। So, efficient staff can help to attain the number one position in the market and inefficient staff can bring you down in the market. अगर हमारा स्टाफ एफिशिएंट होगा, अच्छा होगा, काम अच्छे से करता होगा, वो हमारे हमें नंबर वन पोजीशन अटेन करने में हेल्प करता है मार्केट में। पर अगर हमारा स्टाफ इनएफिशिएंट होगा, काम अच्छे से नहीं करेगा, हमने राइट पर्सन राइट जॉब के लिए ही नहीं रखा हुआ, तो कैसे हमारी मार्केट में पोजीशन होगी? हमारी तो डाउन ही जाएगी ना मार्केट में पोजीशन। So, first is filling the role by obtaining competent personnel. A staffing function is needed to fill the job position. हमें पता है हमें job position fill करने के लिए अब staffing function की जरूरत होती है। There will be no use of job position. जो हमने job positions बनाई हैं organizing process में, उनकी कोई भी यूज नहीं होगा unless and until these are occupied by employees. अगर employees ने उनको ऑक्यूपाई नहीं किया होगा। And it is through staffing function only that employees are appointed to fill the vacant job. Okay? Placing right person at the right job. Staffing ensures higher performance by placing the right person on the right job through proper recruitment and selection. Proper process होता है selection का, staffing का, recruitment का, जिससे हम अपना right job पर right person को place कर पाते हैं। Employees are given a place according to their qualification. Qualification के हिसाब से ही उनको उनका job position दी जाती है। ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज बाय अपॉइंटिंग एफिशिएंट स्टाफ। ये हमने पढ़ा है कि हमारी ग्रोथ की हमारे एंटरप्राइज की ग्रोथ कब होती है? जब हमने एफिशिएंट स्टाफ रखा होगा, नहीं तो हमारी मार्केट में पोजीशन डाउन ही जाएगी। सो बाय अपॉइंटिंग एफिशिएंट स्टाफ, स्टाफिंग इंश्योर्स द कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एन एंटरप्राइज एंड ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज विद द एफर्ट ऑफ इट्स एम्प्लॉयज ओनली। इंपॉर्टेंट लाइन। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर मैन पावर प्लानिंग की होगी कि इतने लोग यहाँ काम करेंगे, राइट क्वालिफिकेशन इस काम के लिए ये वाली क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी और जॉब एनालिसिस हमने की होगी, वी कैन फाउंड आउट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड इन दी ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर आर नो चांसेस ऑफ ओवरमैनिंग। ना ही ओवरमैनिंग होगी, ना ही कि ज्यादा हम रखेंगे लोगों को, और ना ही शॉर्टेज या फिर अंडर यूटिलाइजेशन होगी पर्सनल की। ना ही लोग ओवरबर्डन होंगे और ना ही वो अंडरबर्डन होंगे। Helps in competing. Two organization can easily acquire same type of physical and financial resources. Important line कि physical resources और financial वो funds तो acquire कर सकते हैं same type के, पर उनको क्या अलग करता है, क्या उनको win करने में help करता है, is the efficient staff. But what helps one organization to win over the other is the efficient staff.
द ऑर्गेनाइजेशन विद एफिशिएंट स्टाफ कैन इजीली विन ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स, से वो जीत सकती है अगर उसके पास एफिशिएंट स्टाफ होगा। improves job satisfaction morale of the employees। स्टाफिंग फंक्शन सिर्फ एंड नहीं होता है कि हमने अपने एम्प्लॉयज की अपॉइंटमेंट कर ली, इनको रिक्रूट कर लिया। नो, इट इंक्लूड्स ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड कंपनसेशन एटसेट्रा। इसमें डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ऐसी बहुत सारी चीजें भी इन्वॉल्व होती हैं। All these activities help to motivate the employees and boost the morale of the employees. Now comes the staffing as a part of human resource management। अभी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है और स्टाफिंग क्या होता है। देखिए, स्टाफिंग एक बहुत छोटा कंसेप्ट है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। और हम ये भी कह सकते हैं कि स्टाफिंग है वो एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही पार्ट है। स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। Human resource management involves determining the organization need for human resources। जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटे लेवल पर होती है तो सिर्फ हमारा स्टाफिंग हो रहा होता है कि हम लोगों को ले आए और अपनी जॉब पोजीशंस फिल करवा लें। पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होता है कि उन सारे जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उनका, उनकी नीड्स का ध्यान रखना, उनकी पे का, उनकी सैलरी का, उनके फंड्स का, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी फंड और ऐसे बहुत सारे जो प्रोविजन होते हैं उन सब का ध्यान रखना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आता है। एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट एम्प्लॉय, उनकी ट्रेनिंग, उनकी डेवलपिंग, कंपनसेटिंग एंड रिवॉर्डिंग द एम्प्लॉयज, ये सब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आता है। स्टाफिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मैनेजिंग अ ह्यूमन कंपोनेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क। अभी हमने पढ़ा ना कि हम फाइनेंशियल और फिजिकल रिसोर्सेज तो अटेन कर सकते हैं सेम टाइप के दो ऑर्गेनाइजेशन, बट व्हाट हेल्प देम टू विन ओवर द कॉम्पिटिटर इज द एफिशिएंट स्टाफ। सो ये ह्यूमन रिसोर्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है बिकॉज द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन हाउ वेल द फंक्शन इज परफॉर्म। कि फंक्शन कितने अच्छे से हो रहा है ये हमारे ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। As organizations grow, the number of employees increases। ये हमें पता है कि जैसे जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होगी ज्यादा से ज्यादा स्टाफिंग की लोगों की जरूरत होगी। A separate department called human resource department is formed। पूरा का पूरा अलग डिपार्टमेंट में ही बनाया जाता है जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बिग स्केल पर बड़ा हो चुका होता है। Which has a specialist in managing people। एंड स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये सिर्फ एक स्टाफिंग पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। अब हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग का प्रोसेस कैसा होता है इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसकी हर स्टेप पर केस स्टडी बन सकती है। फर्स्ट पॉइंट इज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। मैन पावर क्या होती है कि हमें कितने लोग चाहिए, कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, एंड एस्टिमेटिंग उनका एक एस्टिमेट अजम्पशन लगानी। इट मींस नोइंग हाउ मेनी पर्सन्स एंड ऑफ व्हाट काइंड। हमें किस तरह के कितने और किस तरह के लोग चाहिए इन द ऑर्गेनाइजेशन टू फिल द वेरियस जॉब पोजीशन क्रिएटेड व्हाइल डिजाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट मींस हमें कितने लोग चाहिए और किस टाइप के चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सीट्स को फुल करने के लिए जो कि हमने ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के टाइम पर बनाई थी। फॉर एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट कंपनी विल टेक द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट को करने के लिए कंपनी 3 स्टेप प्रोसीजर करती है। वो क्या क्या होते हैं? फर्स्ट इज वर्कलोड एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस क्या होता है? इट मींस एनालाइजिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड या फिर नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस जॉब पोजीशन। इसका सिंपली मीन्स है कि हमें कितने लोग चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए और किस टाइप के चाहिए जो हमें नए चाहिए। और नेक्स्ट वर्क फोर्स एनालिसिस, इसमें क्या आता है? एनालाइजिंग द एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स और द एम्प्लॉयज ऑलरेडी अवेलेबल। और कितने लोग हमारे एंटरप्राइज में एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं, ऑलरेडी अवेलेबल है, एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर ओवरबर्डन और अंडरबर्डन। और किसको ज्यादा काम मिला हुआ है और इसको किसको कम काम मिला हुआ है। जब हम ये एनालाइज कर लेते हैं कि हमें कितने लोग नए चाहिए और कितने हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और उनमें से कितने ओवरबर्डन है और कितने अंडरबर्डन है, देन हम थर्ड स्टेप करते हैं कंपैरिजन।
वर्कलोड और वर्कफोर्स के बीच का कंपैरिजन। अ सिचुएशन ऑफ ओवर स्टाफिंग, अगर तो ओवर स्टाफिंग होगी, स्टाफ ज्यादा हो, समवेयर वुड नेसेसिटेट एम्प्लॉय रिमूवल, या फिर उसके होगा क्या कि हम या फिर तो एम्प्लॉय को रिमूव करेंगे या ट्रांसफर करेंगे उसको कहीं और। अदरवाइज देयर वुड बी मोर प्ले लेस वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। डू वी मीन बाय मोर प्ले एंड लेस वर्क, मीन्स कि वो जो एम्प्लॉयज हैं वो काम कम कर रहे होंगे ऑर्गेनाइजेशन में और खेल ही रहे होंगे। खेल इन द सेंस कि ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ कोई काम उनका नहीं होगा, टारगेट, उन लोग अपना ही कोई ना कोई काम कर रहे होंगे। On the other hand, a situation of understanding would necessitate the start of the recruitment process. अगर अंडरस्टाफिंग की सिचुएशन होगी तो हमें अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस, हमें कोई ना कोई एम्प्लॉय को ढूंढना पड़ेगा और स्पेस, वेकेंट स्पेस फिल करनी पड़ेगी। सो ओवर स्टाफिंग में क्या होगा, या तो हम रिमूवल करेंगे या फिर ट्रांसफर करेंगे, और अंडर स्टाफिंग की सिचुएशन में हम अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। The manager tries to find out the manpower requirement by equating the workload analysis and workforce analysis. नेक्स्ट हमारा आता है स्टेप रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होता है? अब रिक्रूटमेंट से बहुत लोग समझते हैं कि रिक्रूटमेंट जस्ट मींस कि भर्ती कर लेना, अपनी वेकेंट पोजीशन को फिल कर लेना, दैट्स इट, दैट्स द रिक्रूटमेंट। बट नो, इट रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंड्यूस करना कि वो हमारे वेकेंट जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करें। अप्लाई करना इज द मेन थिंग। It refers to the process of inducing people to apply for the vacant job position in the organization. The requisite position may be filled up from within the organization or from the outside. दो methods होते हैं रिक्रूटमेंट करने के। एक तो कि वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही कोई ना कोई ढूंढ लें और उनकी ट्रांसफर या प्रमोशन कर दे, और या फिर फ्रॉम आउटसाइड। After assessing the number and type of employees, the manager try to ensure that more and more people should apply for the job. ज्यादा से ज्यादा लोग जॉब के लिए अप्लाई करें। इससे होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत चॉइस होती है कि उसमें से वो बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड इंटरनल सोर्सेस जैसे कि ट्रांसफर एंड प्रमोशन में बी यूज टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। हम अगर हमें एक दो की रिक्वायरमेंट होगी और अगर पॉसिबल होगा तो हम इंटरनल सोर्सेज से रिक्रूट कर सकते हैं। बट फॉर ए फ्रेश टैलेंट एंड अ वाइडर चॉइस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज, एक्सटर्नल चॉइसेस हमें यूज करने पड़ते हैं अगर हमें फ्रेश टैलेंट चाहिए होता है और वाइडर चॉइस चाहिए होती है। सो दैट वाज रिक्रूटमेंट। अब आता है सिलेक्शन। व्हाट इज द सिलेक्शन? अब हमने रिक्रूटमेंट ऊपर की है, रिक्रूटमेंट की है तो उसमें हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंड्यूस किया कि वो अप्लाई करे। अब हमने उसमें कोई भी रिजेक्शन नहीं की, जस्ट हमने इंड्यूस किया पीपल को कि वो अप्लाई करे। सो हम रिक्रूटमेंट को एक पॉजिटिव प्रोसेस भी कहते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा आता है सिलेक्शन। सो सिलेक्शन इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई एंड चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट टू फिल द वेकेंट जॉब पोजीशन। जो हमने अभी ऊपर लोगों ने अप्लाई किया है उसमें से आइडेंटिफाई करना और चूज करना किसको, सबसे बेस्ट कैंडिडेट को जो हमारी वेकेंट जॉब पोजीशन होगी उसके लिए। द सिलेक्शन इज डन थ्रू अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स टेस्ट, इंटरव्यूज एटसेट्रा। अब सिलेक्शन का एक अपना अलग प्रोसेस है जो हम अभी आगे पढ़ेंगे भी। सो इन सिलेक्शन द नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट इज लेस। सपोज हमें 20 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हमारे जॉब के लिए और हमें सिर्फ रिक्वायरमेंट 2 एम्प्लॉयज की है। सो हमने रिजेक्ट कितने किए? 18 रिजेक्ट हमें करने पड़े। और नंबर ऑफ सिलेक्टेड एम्प्लॉयज हमारे पास कितने हैं? 2 ओनली एंड रिजेक्टेड आर 18। सो विच इज वाई सिलेक्शन इज कॉल्ड एन नेगेटिव प्रोसेस। सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस भी है। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिलेक्शन आर टू सिलेक्ट द बेस्ट अमंग द, ये लाइन गाइस गलत है, इसको आप ना कट कर लेना। ये प्लेसमेंट की डेफिनेशन यहाँ आनी है। ऑक्यूपाइंग द पोजीशन, हाँ ये नहीं लाइन आपकी आनी है। नेक्स्ट से हम पढ़ते हैं। सो मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है सिलेक्शन का? टू सिलेक्ट द बेस्ट अमंग द कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया है, एंड टू मेक द सिलेक्टेड कैंडिडेट रियलाइज द थिंग्स आर डन सीरियसली इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम सीरियसली हो रहा है, कोई हल्के में इनको इसको ना ले। सो नेक्स्ट हमारा आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट क्या होता है? प्लेसमेंट रेफर्स टू ऑक्यूपाइंग द जॉब पोजीशन। अब हम कैंडिडेट सिलेक्ट जब हमने कर लिया है तो हम कहेंगे उसको
जॉब पोजीशन को ऑक्यूपाई करने के लिए और उसकी पोस्ट जो जिसके लिए वो सिलेक्ट हुआ है। सो आफ्टर सिलेक्शन द एम्प्लॉय इज गिवन एन अपॉइंटमेंट लेटर या फिर जॉब लेटर उसको दिया जाता है, उसके उसको सिलेक्ट किया गया है इसके लिए। सो एंड इज आस्क्ड टू ऑक्यूपाई द वेकेंट जॉब पोजीशन। अब ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन प्लेसमेंट तो हो गया कि उसको अपनी जॉब जॉब पोजीशन को ऑक्यूपाई करना। ओरिएंटेशन क्या होता है कि जो एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया है उसको एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के साथ फेमिलियराइज करवाना और रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ भी। Orientation is introducing the selected employees to other employees and familiarizing him or her with the rules and policies of the organization. This process of orientation is very crucial. ये बहुत जरूरी होता है existing employees के लिए भी और नए employees के लिए भी। नहीं तो नया employee hesitate ही करता रहेगा और शायद existing employees भी करें, restricted रहे, and it may have a lasting impact on his decision to stay on his job performance. So, जो ऑर्गेनाइजेशन छोटे लेवल पर होती है, अभी लो लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो एक ओरिएंटेशन सिंपल पर्सनली सबका न्यू एम्प्लॉय का एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के साथ ओरिएंटेशन प्रोग्राम इंट्रोडक्शन करवा देती है। बट अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन लार्ज स्केल पर होती है, वहां क्या होता है कि वो पूरा ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखते हैं अपने न्यू एम्प्लॉयज को एग्जिस्टिंग के साथ इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। जो हमारा टॉपिक आता है उस पर चलते हैं, एंड टॉपिक इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं बट स्टूडेंट्स इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट सेम थिंग है, बट नो इट्स नॉट। सो टू इम्प्रूव द कॉम्पिटेंस ऑफ द एम्प्लॉयज एंड टू मोटिवेट दैम, उनका कॉम्पिटेंस उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए और उनको मोटिवेट करने के लिए इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयज सो दैट दे कैन रीच द टॉप, कीप इम्प्रूविंग देयर स्किल्स, ताकि उनकी स्किल्स इंप्रूवमेंट हो सके, वो और एफिशिएंट हो सके और ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा वर्क कर सके। सो ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, ओके, एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज इन द करंट जॉब और प्रिपेयर देम फॉर एनी इंटेंडेड जॉब। ट्रेनिंग वो है कि हमने जो करंट जॉब कर रहा है उसके लिए एक एम्प्लॉय को बेटर परफॉर्मेंस के लिए ट्रेनिंग देना, या फिर उसको प्रिपेयर करना कोई भी इंटेंडेड जॉब के लिए जिस जो हम चाहते हैं। सो ट्रेनिंग इज रिस्ट्रिक्टेड टू दैट। बट डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट रेफर्स टू दी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज डिजाइन्ड टू हेल्प एम्प्लॉयज ग्रो। वो पूरी एम्प्लॉयज की अपनी ग्रोथ पर ध्यान देता है। इट मीन्स ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, सारे रिस्पेक्ट सारे एस्पेक्ट्स में उसकी ग्रोथ होती है। सो डेवलपमेंट इज द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय, की वो चाहे तो अपने जब जॉब छोड़ेगा वो उसमें भी उसको काम आएगी। ट्रेनिंग इज फॉर इंटेंडेड या करंट जॉब और डेवलपमेंट इज फॉर overall growth of the employees. I hope this difference is clear to you all. नेक्स्ट हम चलते हैं परफॉर्मेंस अप्राइजल पर। परफॉर्मेंस अप्राइजल क्या होता है? आफ्टर टेकिंग ट्रेनिंग, ट्रेनिंग लेने के बाद एंड परफॉर्मिंग द जॉब फॉर सम टाइम देयर इज अ नीड दैट एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस मस्ट बी इवेल्युएटेड, कि उसकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाए। सो परफॉर्मेंस अप्राइजल मींस इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज अगेंस्ट सम प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स की हमने पहले से स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं कि ऐसा ऐसा एम्प्लॉयज इतना इतना काम करेगा, और उसके अगेंस्ट चेक करना कि उसकी करंट परफॉर्मेंस क्या है। द The performance appraisal process therefore will include defining the job कि कैसे काम हुआ, appraising performed and providing feedback। उसके काम को पहले तो उसको काम डिफाइन करना, देन उसको उसका काम देखना एंड उसको फीडबैक प्रोवाइड करना। this is included in performance appraisal। नेक्स्ट इज प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। प्रमोशन और करियर प्लानिंग को तो आप सबको पता ही होगा। ये चैप्टर ना बहुत रियलिस्टिक लाइफ का चैप्टर है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से हट के कोई जॉब वगैरह भी करना होगा तो ये सब चीजों से वो पढ़कर फेमिलियर हो जाता है। सो प्रमोशन रेफर्स टू बीइंग प्लेस इन अ हायर जॉब पोजीशन। हायर जॉब पोजीशन पर जाना जिसमें पे भी ज्यादा होगी, मोर पे, जॉब सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होगी, अथॉरिटी ज्यादा होगी, अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब ज्यादा होती है। By offering opportunities for career advancement to their members, organization are not able to attract but also retain their talented people. Retain आएगा यहाँ guys। ऑर्गेनाइजेशन ना सिर्फ अपने एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ और वो अपने टैलेंटेड पीपल को भी रिटेन करने में कामयाब रहती है।
Managers must encourage employees to grow and realize the full potential. Promotions are integral part of people's career. पीपल जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो इसी मेन पर्पस उनका यही होता है कि हम प्रमोट हो, एफिशिएंट काम करते हैं वो बिल्कुल। अगर प्रमोशन एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही है, इससे क्या होगा कि वो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेगी कि हम अपना काम और भी अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से करें। लास्ट आता है कंपनसेशन। इट रेफर्स टू ऑल फॉर्म्स ऑफ पे और रिवॉर्ड्स गोइंग टू एम्प्लॉयज। जो भी हम एम्प्लॉयज को देने वाले हैं, कोई भी रिवॉर्ड, पे या किसी भी टाइप का हो, चाहे वो चाहे सैलरी हो, चाहे सैलरी तो होती है, चाहे हम उसको मेडिकल का दे रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं, ग्रेचुटी फंड, प्रोविडेंट फंड, ऐसा कुछ भी कंपनसेशन। इट में इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट भी हो सकती है, लाइक वेजेस, सैलरी, इंसेंटिव, कमीशन। और इनडायरेक्ट पेमेंट भी हो सकती है, लाइक हम उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, या वेकेशंस के लिए दे रहे हैं, या उनके चिल्ड्रन के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे सब। सो दो टाइप्स के पेमेंट्स होते हैं, डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स एंड अदर इज इनडायरेक्ट पेमेंट। तो इट फॉर पार्ट 1। अब मिल लेते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आपको कोई भी क्वायरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।